ये कॉमन टॉपिक है कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, लेकिन डिसऑर्डर वही ठीक कर सकता है जो अपने आप पहले ऑर्डर में हो। अगर हम ही डिसऑर्डर्ड हैं तो फिर ऑर्डर में दुनिया को कैसे ला सकते हैं। जैसे वो सपना देखा था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हो और विश्व भर के लोग यहाँ पर योग जिज्ञासु आए, आज मैं इसको देखना चाहता हूँ। और वहाँ मैंने इस चीज़ को कहा भी, मैं फक्र महसूस करता हूँ कि मैं जितना सहज अपनी भाषा में हो सकता हूँ उतना कभी किसी और भाषा में नहीं हो सकता। मैंने वहाँ पर यह निवेदन किया कि अंग्रेजी बोलने नहीं आने की वजह से लोग हमारे सच्चे योगियों से महरूम न रह जाएं, लोग हमारे योग के जो मूल ग्रंथ हैं उनसे महरूम न रह जाएं, वंचित न रह जाएं। इसलिए उन विदेशियों से मैंने निवेदन किया कि वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट सर्विस ऑफ योगा, टू ट्रीट यू बेटर, बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न योगा इन राइट प्रोस्पेक्टस, then I would love to recall the time when people used to come to India, love to wear Indian dresses, love to follow the Indian culture, and love to learn Sanskrit and the native languages of my country, to go deeper into the roots of the spiritualism of our country. So वो चीज़ अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने देश, अपने वेश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर पहले गर्व करना सीखना होगा। इस चीज से हमें कहीं जागरूक होना पड़ेगा। और जो दास्ता की एक सोच अभी तक हम लोगों की बनी हुई है, हम लोग आज़ाद हुए हैं और आज़ाद इस हद तक हुए हैं कि आज दुनिया के लोग हमारी संस्कृति की तरफ फिर से देखने लगे हैं और लालायित नेत्रों से देख रहे हैं। लेकिन अभी हम इतने गुलाम हुए हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, तो इस स्थिति में कि वहाँ जाकर के हमें कुछ पहचान मिले, हमें कुछ रोजी मिले और हम जो है दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे न रह जाएं। हकीकत ये है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवा। हम लोग अग्रजन्मनों के प्रतिनिधि हैं। हमारा संस्कृति वो है जिसके पीछे दुनिया चली है, चल रही है, चलना चाहती है और चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तब जबकि तैरने सिखाने वाले को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हम लोग अपने पर विश्वास करें, अपने पर श्रद्धा करें, क्योंकि जब तक हम आत्मश्रद्धा नहीं पैदा करेंगे तब तक हम दूसरे में श्रद्धा और विश्वास कभी पैदा नहीं कर सकते। जहां तक आज के विषय की बात है, मैंने कहा बहुत कॉमन विषय है आप सब लोगों के लिए खास तौर से, लेकिन कॉमन विषय जो है वो सबसे मुश्किल विषय हुआ करता है। एक आसन होता है शवासन। ये शवासन वो जो देखने में सबसे आसान और करने में सबसे कठिन आसन होता है। तो ऐसे जो सहज होना है वो ही सबसे बड़ी जटिलता और सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और सहज होना हम छोड़ देते हैं दुनिया की दौड़ में, लौकिक इच्छाओं में, और जिसको पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि जो 6 शत्रु हैं उनको हम दोस्त समझ करके उनके पीछे लग जाते हैं, तो हम अपनी सहजता को कहीं खो बैठते हैं। उस सहजता को पाने के लिए एक आसान सा रास्ता योग का हम लोगों को प्रिस्क्राइब करना है। जब जब कुलपति जी कह रहे थे तो मैं अंदर से जवाब तैयार कर रहा था और मैं कह रहा था कि वो कैप्सूल हमने तैयार कर रखा है। और वो कैप्सूल निश्चित रूप से हम आज के समय में, जबकि आकर्षण इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं, जन्म के साथ ही आकर्षण शुरू हो जाता है, लेकिन अब आकर्षणों के रूप बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। तो उस स्थिति में आदमी को आसान से आसान चीज, और सबसे अच्छा डॉक्टर तो वो होता है जो इंजेक्शन लगा देता है सुनील जोशी जी की तरह से, और पता भी नहीं चलता मरीज को। तो ऐसे ही टीचिंग इज सर्टेनली टचिंग लाइफ फॉरएवर, लेकिन इस तरह से योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। नहीं कहा हमेशा दूसरे की पीड़ा से शुरुआत करिए, तो उसके बाद वो आपकी बात को सुनना पसंद करेगा। अगर मैं आपकी असुविधा को समझने की कोशिश करूंगा तो निश्चित रूप से आपका विश्वास मुझे मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे मैं आपका विश्वास जीत लूंगा फिर तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कूद जाओ गंगा में, तो आप ना कूदो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि ये भारत से आया हुआ गुरु मुझे डूबने नहीं देगा। तो उसके लिए आसान कैप्सूल्स हमें डेवलप करने हैं, हम लोग कर रहे हैं, किए हैं।
तो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। और साथ साथ ये डिस ईज ऐसी चीज है, डिस ईज का मतलब यही है कि हम अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आ गए, कहीं तनाव में, कहीं कुंठा में, कहीं असुविधा में हम हैं, तो उसका उपाय योग के द्वारा हम कैसे देंगे। तो वो उपाय, हर असुविधा का उपाय योग में है, हर असुविधा का। और आज केवल व्यक्ति नहीं, क्योंकि व्यक्ति ही बहुत ज्यादा जब मुखरित होता है, फैलता है, विस्तार लेता है, तो वो ही व्यष्टि में समाहित हो जाता है। तो वो व्यक्ति से शुरुआत होती है, लेकिन समस्या वो पूरी मानवता की होती है। आज चाहे वो आतंकवाद की समस्या है, चाहे वो तनाव की समस्या है, चाहे वो अपराधों की समस्या है, तो उन समस्याओं से निपटने का भी जो उपाय है वो केवल आसन प्राणायाम नहीं, बल्कि यौगिक दर्शन, यौगिक चिंतन और यौगिक जीवन शैली है। तो जितने विद्वान यहाँ पर आए हैं, तो मैं खासतौर से उनसे ये अपेक्षा करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से पहले वो अपेक्षा हो चुकी कि हम लोग साधक पहले बने। क्योंकि केवल लेक्चर तैयार करना और उसको पढ़ देना मात्र से एक इवेंट तो पूरा हो सकता है, लेकिन इवेंट का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। हम लोग इस इवेंट को परिणति तक पहुंचाने का संकल्प लेकर के चलने वाले साधक हैं। तो उस परिणति तक पहुंचाने में आप सब साधकों का, आप सब योगियों का, और खास तौर से जो नए इस झरोखे में झांक करके देख रहे हैं हमारा नया ब्लड, हमारे नौजवान, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो लोग इस जो एक मशाल है उसको अपने हाथ में इतनी मजबूती से पकड़ें कि विवेकानंद था ऐसा नहीं, दयानंद जी थे ऐसा नहीं, कबीर थे ऐसा नहीं, पतंजलि थे ऐसा नहीं, बल्कि आपके रूप में दुनिया पतंजलि को, दुनिया कबीर को, दुनिया रैदास को, दुनिया महर्षि दयानंद सरस्वती को मूर्त रूप में देखे। और हमारे भारत की जो तेजस्विता है वो दिन प्रतिदिन हमारे इन जीवंत प्रतिनिधियों के द्वारा, जो कल्चरल एंड योगिक एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, मैं उनको कहता हूं, वो लोग आप में से निकल करके आए तो पूरी मानवता को अनुप्राणित करने का कार्य आपके माध्यम से हो। हरिओम हरिओम। मैं अगले वक्ता के रूप में प्रोफेसर जयदेव वेदालंकार जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हम सबके गुरुवर प्रोफेसर जयदेव वेदालंकार जी, वो भी अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। एक सभा होती है, गुरुजी बोल रहे हैं और शिष्य सुन रहे हैं, संत मंडली सुन रही है, अपने संप्रदाय के लोग सुन रहे हैं। एक होता है कि अपने एक विश्वविद्यालय की ये संस्था का मालिक वो बोल रहा है, और एक होती है संगोष्ठी और सेमिनार। इनका थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि शोध पत्र होंगे और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसी पर थोड़ी सी बात कहने का मैं प्रयास करूँगा। आपके जो शोध पत्र होंगे, जो संगोष्ठी होती है, मूल उद्देश्य केवल गीत गाना नहीं है। जो कुछ कहा गया है उसके प्रति एक विचारों का, प्रमाणों का, तर्कों का एक विद्रोह अपने अंदर पैदा कीजिए और ये कहने का साहस कीजिए कि हमें ये स्वीकार नहीं है। ऐसा करके जब आप अपने अंदर तर्क पैदा करेंगे, वो योग विषय हो, संसार का कोई और विषय हो, संगोष्ठी का विषय हो, तो आप अपने उस शोध पत्र के साथ ईमानदारी अभिव्यक्त कर पाएंगे। आजकल जैसे योग की बात है, बालकृष्ण जी ने भी कहा और अभी आप मेरे से पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि योग के अंदर मैं योगी हूं या नहीं, मैं योग करता हूं या मैं क्यों, या विद्वान हूं, ये कहने की क्षमता है तो आप योग के विद्यार्थी बन सकते हो। एक उदाहरण दे रहा। अब क्या है योग? पहले गुरुकुल कांगड़ी योग विभाग कहलाता था। मैं आपको योग की यात्रा बता रहा हूं। पहले जब दर्शन का इतिहास पढ़ते थे, पाश्चात्य दर्शन का, तो उसमें सोल, SOUL, आत्मा एक चैप्टर होता था। उस पर अलग अलग दार्शनिकों का आत्मा संबंधी चिंतन होता था। वो कुछ दिन के बाद में वो सोल समाप्त हो गया ग्रंथों से। क्या आ गया? कॉन्शियसनेस आ गया। अब भाई योग जो है क्या करता है,
योग का सीधा उद्देश्य है ब्रह्म साक्षात्कार, आपको पूर्ण रूप से इस संसार से अपनी चेतना को ब्रह्ममय बना लेना। अब ये तो किसी को आता आया नहीं। धीरे धीरे योग जो था वो दूसरे अर्थों में होने लगा। तो योग विभाग नहीं रहना चाहिए। क्या विभाग है? बताओ भारद्वाज जी। मानव चेतना। एक योग दर्शन का सूत्र है, चेतनवती लिंगम। चेतनवत, ये लिंग शरीर, कान शरीर जो है ये चेतन की तरह है। योग खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म हो रहा था? कि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो रहा था लोगों को। उस सच्चाई को मान करके नाम बदल लिया अपना। मैं आपके लिए सारे प्रश्न छोड़ रहा हूं कि इन पर हमें इस संगोष्ठी के अंदर और कहीं विचार करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। सिद्धांत तो अच्छे हैं, स्वाध्याय अच्छे हैं, दर्शन अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे जीवन स्टाइल शायद जितनी अब खराब हुई है वो कभी नहीं हुई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मैं इस संगोष्ठी के विषय प्रवर्तक के रूप में आह्वान कर रहा हूं डॉक्टर JPN मिश्रा साहब को, जो प्रोफेसर एंड हेड जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी लाडनू से पधारे हैं। प्रोफेसर मिश्रा जी आए और कीनोट स्पीकर के रूप में अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। डॉक्टर मिश्रा जी। योग जीवन शैली है, योग एक जीवन दर्शन है, ये एक पक्ष है इसका। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आज युग विज्ञान का है। हम विज्ञान की उपलब्धियों से, विज्ञान की उपादेयता से और विज्ञान हमारे जीवन में किस सीमा तक अंदर है, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब दोनों दो बातें हैं। विज्ञान अगर योग को हमें लोगों तक पहुंचाना है तो योग को विज्ञान की भाषा में हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसका एकमात्र उपाय है विज्ञान के साथ मिला करके योग के विषय में शोध कार्य करना और नई जानकारियां लोगों को देना। मैं अपनी बात सिर्फ एक उदाहरण से संपन्न करना चाहूंगा कुलपति महोदय, कि पेन किलर लेते हैं हम, पैरासिटामॉल, दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं और आधे घंटे में हमारा दर्द गायब हो जाता है। इसकी वस्तु स्थिति बहुत आसान है। जहां पर घाव है, यहां पर की जो कोशिकाएं हैं वो ये मस्तिष्क को ये संकेत देती है कि हम कठिनाई में हैं। नर्व्स के द्वारा वो मैसेज हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। जब हम पैरासिटामॉल लेते हैं तो वो एक रासायनिक पदार्थ है। वो जो नर्व्स के द्वारा जो मैसेज पहुंचता है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जब पैरासिटामॉल लेते हैं तो हमारे रक्त में पहुंच करके पैरासिटामॉल उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही वो ब्लॉक करता है हमारी पेन की फीलिंग गायब हो जाती है। वस्तु स्थिति जहां थी वही है, जो घाव जहां था वही है, केवल मैसेज का ट्रांसमिशन बंद हो गया। इस बात को सारी दुनिया मानती है, जो योगी हैं वो भी और जो योगी नहीं है वो भी, सब पैरासिटामॉल की गोली लेते हैं। लेकिन साथ में यह भी है कि मिट्टी की पट्टी रखने से हमारे पेट का दर्द गायब हो जाता है। कुछ तो होता है वहां पर जिससे पेट का दर्द गायब हो जाता है। इस बात को हम अगर विज्ञान की भाषा में समझाएं तो लोग समझने को तैयार हैं। तो मित्रों, मैं अपनी बात संपन्न करूं। अगर हम यह समझा सकें कि एक मिट्टी की पट्टी रखने से हमारे पेट का दर्द क्यों गायब हो जाता है तो लोग सहज रूप से मानेंगे। लेकिन दर्द गायब हो जाता है, इस बात को बताने के लिए कोई भी नेचुरोपैथ तैयार नहीं है। वो मैकेनिज्म नहीं बताना चाहता। योग के जितने महारथी हैं, जितने योग के वेत्ता हैं, वो उनके अपने सिद्धांतों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो सही बात कंक्लूजन पर कभी पहुंच नहीं पाते। सिद्धांतों से अलग हट करके हमें वस्तुस्थिति पर जाना पड़ेगा, और लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं हम योग का उपकार कर सकेंगे। आज आवश्यकता इसी बात की है। मुझे आप सबने सुना और मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय को सादर प्रणाम। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी को प्रार्थना करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी। योग जो है ये उत्तम जीवन निर्माण की एक सफलतम भारतीय विधि है और एक सफल
चिकित्सा पद्धति भी है। और जितना व्यापक क्षेत्र योग का है, मैं समझता हूं इतना व्यापक क्षेत्र और किसी विषय का शायद नहीं है। तन, मन, समाज, राष्ट्र, परिवार, योग की उपादेयता सभी के लिए समान रूप से है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने योग को लेकर के बहुत से प्रश्न भी आपके सामने रखे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यह है कि योग की चेतना इस संसार में फिर से प्रारंभ हुई है, तो हमें योग को स्थापित करना है और उस स्थापित करने का क्या उपाय हो सकता है, विज्ञान के साथ उसको प्रस्तुत करना, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे, यह भी आवश्यक है। और योग के लाभों को पुष्ट करना, योग के लाभों को दुनिया के सामने रख करके उनको सिद्ध करना कि वास्तव में ये सही हैं, ये भी एक रास्ता है जो योग की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है। यद्यपि मैं देख रहा था जो विवरणिका थी उसमें केवल जीवन शैली से संबंधित सभी शोध पत्र थे, लेकिन एक प्रश्न योग को लेकर के बार बार यह भी उठा करता है कि पातंजल योग दर्शन में जो विभूतिपाद है उसको हम किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप जितने योग विषय के विशेषज्ञ यहां पर पधारे हैं, इस विषय के ऊपर भी अगर कुछ प्रकाश डाल सकें तो ये सेमिनार जो है ये अधिक सफल कहला सकता है। मैं 2 दिवसीय इस सेमिनार की ओर से पूरे विश्वविद्यालय की ओर से अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सेमिनार हमारे विश्वविद्यालय के लिए उपादेय भी सिद्ध होगा और नाम रोशन करने वाला भी सिद्ध होगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति जी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आपने कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ हमको इंगित किया है। विशेषकर योग के क्षेत्र में विभूतिपाद को लेकर के जो कार्य होना चाहिए, जो चिंतन होना चाहिए, उस तरफ भी आपको एक दृष्टि दी है। मुझे उम्मीद है कि आप कुलपति जी की इस बात को अवश्य संज्ञान लेंगे। अब मैं धन्यवाद के लिए, ये पूरा का पूरा आयोजन हुआ है, उसके लिए विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। सबसे पूर्व मैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, आदरणीय आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी, उनका अपनी ओर से और विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वो आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ सभी चीज़ें आसानी से सुलभ होती हैं, प्रचुर मात्रा में होती हैं, किंतु एक चीज़ का अभाव हो जाता है, समय का अभाव। और उस समय अभाव में से भी थोड़ा सा समय निकाल कर वो डॉक्टर साहब जब भी फोन करते हैं तुरंत उपस्थित हो जाते हैं हमारे कार्यक्रम में। उनके इस सहयोग के लिए, शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। अभी हमारे श्रद्धेय कुलपति जी आपसे चर्चा कर रहे थे। आप एक मनीषी विद्वान हैं, एक सरल व्यक्तित्व है आपका। इसी बात से जो अभी दिनेश जी ने याद दिलाई आपको कि योग दर्शन में विभूतिपाद पर बहुत काम हो सकता है, ये उनकी विद्वता का ही परिचय है। इतना चिंतन और मनन का परिचय है कि वो सोचते हैं इस बारे में, तो हमें एक दिशा दी है उन्होंने काम करने के लिए। हमारे छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी वो उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं और सदैव प्रेरित करते रहते हैं कि ये गतिविधियां होती रहनी चाहिए। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से अपनी ओर से, विभाग की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे मध्य में आपने सबने देखा पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण जी बैठे हुए हैं सन्यासी वेश में। सन्यासी हमारे समाज के लिए अलंकार की आभूषण की तरह होते हैं। आपका तो नाम ही भारत भूषण है, माता पिता ने बड़ा सोच कर रखा होगा भारत के लिए एक भूषण का, अलंकार का आप कार्य करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम को भी अलंकृत किया,
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, विभाग की ओर से और अपनी ओर से। हमारे मध्य में देवभूमि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति जी विद्यमान हैं, परम आदरणीय शरद पारधी जी। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश जी ने प्रारंभ में बताया था कि आपकी संस्था के लोग कहते हैं कि गुरुकुल तो हमारी अपनी संस्था है। आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस स्नेह के लिए भी हम आभारी हैं और पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मध्य में कीनोट स्पीकर JPN मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और आप भी हमारे बुलाने पर तुरंत चले आते हैं, इसलिए मैं आपका भी अपनी ओर से और विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हमारे मध्य में हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, डॉक्टर साहब के गुरुदेव, राष्ट्रपति से सम्मानित दर्शन जगत के ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर जयदेव वेदालंकार जी उपस्थित हैं। मैं उनका धन्यवाद तो क्या करूं, उनके चरणों में वंदना प्रस्तुत करता हूं कि आपका आशीर्वाद, जिनके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। डॉक्टर साहब उसके साक्षात परिणाम आपके सामने बैठे हुए हैं उदाहरण। तो आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, मिलता रहेगा, इस कामना के साथ औपचारिकतावश आपका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे जितने अग्रज भाई बैठे हैं यहाँ, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी तो मुझे लगते ही नहीं कि हमारे विभाग से अलग हैं। हमारे विभाग के ही सदस्य हैं, निरंतर हमारे बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, एक दिशा देते रहते हैं। डॉक्टर राम कुमार सिंह डागर जी हमारे पड़ोसी हैं, भाई हैं बड़े, और एक कहावत है हमारे यहाँ देसी भाषा में, घर का दूर पड़ोसी नेड़े। तो घर का दूर हो जाता है लेकिन पड़ोसी नजदीक होता है, सहयोगी होता है। उनका भी मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं। हमारे मध्य में आयुर्वेद ऋषि, मैं कहा करता हूं, बड़े संत, सरल व्यवहार है, डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी। वर्ष में 2 बार तो कम से कम हमारे यहाँ शिविर ही लगाते हैं और किसी भी कार्यक्रम में, छोटा हो या बड़ा हो, आप उपस्थित रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जितने भाई यहाँ अग्रज हमारे बैठे हैं, डॉक्टर सोनपाल सिंह आर्य, डॉक्टर सत्यदेव निगमालंकार जी, अजय मलिक जी, जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूं, उन सभी अग्रज बंधुओं का, क्योंकि बड़ों से हमें शिक्षा मिलती है और प्रेरणा मिलती रहती है, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। यूकोस्ट जिसने हमारा इस कार्य में धन के रूप में सहयोग किया, उनका भी मैं विभाग की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारी जितनी कार्य समितियां बनी हुई हैं, जिनमें विशेषकर शिव कुमार चौहान जी और डॉक्टर विजय कुमार त्यागी जी जो निरंतर लगे रहे, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं विभाग की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अपने सभी सहयोगियों का, जितने हमारे कुलीग हैं, डॉक्टर साहब के निर्देशन में सतत कार्यशील रहे, इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया, वो सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग जो दूर से आए हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनके बिना भी कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता। बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, मैंगलोर से भाई डॉक्टर के कृष्णा जी, डॉक्टर रीता भल्ला जी शिमला से आई हैं, डॉक्टर साधना दोनेरा जी भोपाल से आई हैं, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो सभी आप लोग रास्ते की बहुत सी असुविधाओं का सामना करते हुए यहां तक पहुंचे हैं और इस आयोजन को सफल किया है। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और अंतिम समय में मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी का, जो समय समय पर विभाग में ये गतिविधियां कराते रहते हैं, वो भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने और अपने साथियों की ओर से कि वो ये मौका प्रस्तुत करते हैं। अंत में जिनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप में इस कार्य में सहयोग रहा है, मैं उन सब के लिए भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ओम शांति शांति।